मेरे पाठक मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेंद्र कुमार अरोड़ा। मेरे सामने मेरी दो पुस्तकें हैं। एक है सफ़र एक यात्रा, जो लघुकथा संग्रह है और इसकी सभी 66 लघु कथाएँ मैंने ही रचित की हैं। दूसरी पुस्तक मेरे पास इकरा एक संघर्ष के रूप में है, जिसमें हम 12 प्रतिष्ठित लघु कथाकारों ने अपनी कलम का जादू लघु कथा के माध्यम से उकेरा है। इन दोनों ही पुस्तकों के कुछ अंश पढ़ने की इच्छा हुई है और साथ साथ आपके साथ साझा करने की भी। प्रस्तुत है पहले सफ़र एक यात्रा का एक वाक्यांश। शब्द को वक्तव्यों में परिवर्तित करने की विधा कोई भी हो, धार्मिक पुस्तकों से होते हुए पत्र लेखन से लेकर उपन्यास तक सभी प्रकार की रचनाओं के माध्यम से लेखक की मंशा सामाजिक सरोकारों को उकेरना ही होता है, जिससे लोगों की सोच परिष्कृत हो और सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति के अनुकूल हों। लघु कथा भी उनमें से एक है। साहित्यिक विधा के रूप में इसका जन्म कब हुआ, किस तरह यह विकसित और स्वीकृत हुई, यह शोध का विषय हो सकता है। परंतु लघु कथा से मेरा जुड़ाव तब से ही हो गया था जब मेरी लेखनी अपने शैशव काल में थी, और मैं इसकी ओर इसलिए आकर्षित हुआ कि किसी भी साहित्यिक पत्रिका में कोई भी लघु कथा देखते ही मैं उसे पढ़ने को उत्सुक हो जाया करता था, क्योंकि इसे पढ़कर इसका सार और संदेश ग्रहण करने में मुझे बहुत कम समय लगता था। शायद लघु कथा को विधा का इतना विस्तार आज के समय में इसी मूल भावना के कारण हुआ है। आइए अब एक लघु कथा सुनाता हूँ आपको, जो इकरा एक संघर्ष में है। इसका शीर्षक है इकरा। घर में गरीबी के मारे बुरा हाल था। रात का खाना बन जाता तो सुबह के लिए थोड़ा सा बचा कर रख दिया जाता कि अगली सुबह काम पर खाली पेट जाएंगे तो दिन भर काम कैसे करेंगे। उस पर बेशर्मी यह कि अब्बा ने एक के बाद एक 7 औलादें अम्मी से यह कहकर पैदा करवा दी कि यह सब तो ऊपर वाले की नेमत का नतीजा है, सब कुछ अल्लाह की देन है। वो जन्म देता है तो चुग्गे का इंतजाम पहले ही कर भेजता है। जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने ही ज़्यादा काम भी करेंगे और घर में बरकत भी अपने आप आ जाएगी। उसकी इस समझदारी की वजह से कौम भी उस पर मेहरबान रहती थी और गाहे बगाहे मदद के हाथ उसकी ओर बढ़ा देती थी। इकरा उसकी खेती का सबसे बड़ा पौधा थी। शुरू में तो इकरा को उसकी नादान बुद्धि के कारण कुछ समझ नहीं आ पाया कि आखिर अब्बा अम्मी मिलकर ऐसी कौन सी खिचड़ी पकाते हैं कि साल बीतते बीतते एक नया आमिर या आमना घर में दाखिल हो जाता है और उसकी थाली की रोटी के एक हिस्से को कम कर दिया जाता है। जब तक उसकी समझ में ये बात आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पर उसे इन बातों से नफरत जरूर हो गई। इससे पहले कि वह कुछ सोच या कर पाती, एक दिन अब्बा के पास फरहद नाम का शख्स, जो रिश्ते में उसका दूर का भाई लगता था, अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ आया और कुछ रस्में करवाकर इकरा को अपने साथ ले गया
इकरा को बताया गया कि यही तुम्हारा निकाह है और साथ में मेहर की कुछ रकम भी तय हो गई। नए माहौल का फ़लसफ़ा बिल्कुल अलग था। वहाँ भरपेट रोटी थी, काम भी कुछ खास नहीं था, पर यहाँ भी उसे यही दलील दी गई कि साल चढ़ते चढ़ते घर में एक नया चांद जरूर खिलना चाहिए। इकरा को तो पहले ही इन बातों से सख्त चिढ़ थी, क्योंकि इस रूप में वह अपनी अम्मी की बदहाली अच्छी तरह से देख चुकी थी। उसने जिरह की कि यह काम उसके बूते का नहीं है। अभी उसकी उम्र क्या है जो इस पचड़े में पड़े। फरहत की माँ को उसका तर्क भला लगा और वो भी उसके साथ हो गई, पर बात तो फरहत और उसके अब्बा की थी। दोनों ने सुर में सुर मिलाकर कहा, अगर दुल्हन का यही फैसला है तो यहाँ रोटियां तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वहीं चली जाए जहाँ से इसे लाया गया है, मेहर की रकम अदा कर दी जाएगी। इतना सुनना था कि फरहत की माँ बोली, बहुत हो चुके तुम सबके फतवे और मेहर की बातें, जाना होगा तो अब ये अकेली नहीं जाएगी, इस घर से इसकी ये अम्मी भी साथ ही जाएगी। और सुन लीजिए, ये फैसला मेरा नहीं, ये फैसला भी ऊपर वाले का ही है। उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, उसका कोई भी जहीन बंदा 2 जून की रोटी दे ही दिया करेगा। कम से कम तुम अपने कहे जाने वालों की हवानियत से तो हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। इतना सुनते ही बाप बेटे दोनों के पाँव के तले की ज़मीन खिसक गई और इकरा ने खुद को अपनी इस नई अम्मी के आंचल के हवाले कर दिया। धन्यवाद। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इकरा।